हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के लिए नए रूल्स को इशू किया गया है। वैसे तो इस नए रूल के अंतर्गत बहुत सारी बातें कही गई हैं जो अब कार्ड इशूअर कंपनी को माननी पड़ेगी, लेकिन एनबीएफसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। अब एनबीएफसीज भी क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकती हैं। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अभी क्या होता है। अभी जितनी सारी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो अकेले इंडिपेंडेंटली क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकती हैं। उन्हें किसी बैंक के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकती हैं। और बहुत दिनों से एनबीएफसीज के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा था कि आरबीआई उनको परमिशन दे दे ताकि वो खुद से अकेले क्रेडिट कार्ड इशू कर सके। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो आरबीआई के द्वारा सिर्फ 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज हैं जिनको ये परमिशन मिला हुआ है। एक तो एसबीआई कार्ड्स है और दूसरा बॉब कार्ड्स है। लेकिन अब जितने सारे भी एनबीएफसीज हैं, जिसमें कि वैसे एनबीएफसीज भी आते हैं जिनके द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो एनबीएफसीज भी अब क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आरबीआई से उनको एक स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उस पर्टिकुलर एनबीएफसी का नेट ओन्ड फंड 100 करोड़ होना चाहिए। बिना आरबीआई के अप्रूवल के कोई भी एनबीएफसी डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर चार्ज कार्ड हो, उसको इशू नहीं कर सकती है। तो ये तो बात होगी एनबीएफसीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी गाइडलाइंस इशू किया गया है, जो नए नियम लाए गए हैं, उसमें क्या क्या कहा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 21 अप्रैल को एक मास्टर डायरेक्शन लाया गया है क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशुएंस के लिए, यानी कि इसको जो इशू किया जाता है उसको लेकर के नियम लाया गया है। और ये नया नियम जितने सारे भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और जितने सारे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं, उनके ऊपर लागू होगा। सिर्फ जो पेमेंट बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसके ऊपर ये नियम नहीं लागू होगा। 1 जुलाई 2022 से ये नया डायरेक्शन इफेक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के क्या नया नियम है। तो नए नियम के अनुसार जो अनसॉलिसिटेड कार्ड्स होता है और अनसॉलिसिटेड जो अपग्रेडिंग होता है कार्ड में, उसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। अनसॉलिसिटेड कार्ड क्या होता है? अब जैसे कि आप एक कार्ड होल्डर है मान लीजिए, या फिर आपका अकाउंट है किसी बैंक में और आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक आपके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, तो वही क्या कहलाता है? अनसॉलिसिटेड कार्ड कहलाता है। और अनसॉलिसिटेड अपग्रेड कर देती है, आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट वगैरह बैंक बढ़ा देती है। तो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर अनसॉलिसिटेड कार्ड को इशू कर दिया जाता है या फिर जो पहले से आपके पास कार्ड है उसको अपग्रेड कर दिया जाता है बिना कस्टमर के सहमति के, तो इस केस में जो भी बिल जनरेट होगा, बिल में जितना भी अमाउंट होगा, वो अमाउंट वापस कार्ड इशूअर को पे करना पड़ेगा। और कार्ड इशूअर को जो अमाउंट होगा उसका डबल पेनल्टी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर अनसॉलिसिटेड कार्ड का मिसयूज़ होता है, मान लीजिए कि आपके नाम पर कार्ड इशू किया गया, आपको पता ही नहीं है और आपके जगह पे किसी और ने कार्ड को रिसीव कर लिया, तो इस केस में भी जो कार्ड इशूअर है वही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कार्ड इशूअर कौन हो गया? आपके बैंक हो गए जो कार्ड इशू करते हैं। जो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई कार्ड है, तो एसबीआई के द्वारा इशू किया गया रहेगा, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो उसमें आपकी सहमति होनी चाहिए और ये सहमति रिटर्न जरूरी है। अगर रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इस केस में डिजिटल मीन्स भी चलेगा, लेकिन आरबीआई से कम्युनिकेशन के बाद। उसके बाद और एक नियम के अनुसार जो कार्ड इशूअर हैं और जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं जिनको भेजा जाता है क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज़ वगैरह रहता है उसको रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि जितनी सारी भी थर्ड पार्टी एजेंट हैं वो किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हैं, उनको धमकी नहीं दे सकती हैं, उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार नहीं कर सकती हैं। इसके बाद और एक नियम के अनुसार कहा गया है कि आरबीआई ने यहाँ पे बेसिकली मैंडेटरी कर दिया है जितनी सारी भी कार्ड इशूअर कंपनी है उनको, कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा एप्लीकेशन रिसीव होता है जो कहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड को बंद कर दे, तो
तो उनके पास 7 दिन का समय रहेगा। 7 दिन के अंदर उनको क्रेडिट कार्ड को बंद करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हर दिन के हिसाब से उनको 500 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा कस्टमर को। तब तक देना पड़ेगा जब तक कि वो इनका जो अकाउंट है उसको क्लोज़ ना कर दें। तो ये क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के नियम थे। डेबिट कार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहा गया है कि डेबिट कार्ड सिर्फ उनको इशू किया जाएगा जिनके पास एक सेविंग अकाउंट हो या फिर जिनके पास एक करेंट अकाउंट है। इसके अलावा बैंक अब किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकती है डेबिट कार्ड लेने के लिए। ऐसा पहले भी था, फोर्स नहीं करती थी बैंक, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से कहा गया है। और बैंक अपनी मर्जी से डेबिट कार्ड से किसी भी सर्विस को लिंक नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड खो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इस केस में कहा गया है कि कार्ड इशूअर को जैसे ही पता चलेगा कि एक कार्ड होल्डर का कार्ड खो गया है तो उन्हें तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक करना पड़ेगा और कार्ड इशूअर को सारी जानकारी अपने कार्ड होल्डर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि अगर उनका कार्ड लॉस हो जाए, चोरी हो जाए या फिर उसका अनऑथराइज्ड यूज़ हो तो इस केस में वो कैसे कंप्लेंट करें। अलग अलग उनको चैनल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे जिसमें कि एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, वेबसाइट पे क्लियरली विजिबल लिंक होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं कार्ड होल्डर। तो ये सारी सुविधा उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और कार्ड इशूअर जैसे ही किसी कार्ड होल्डर का कार्ड ब्लॉक करता है खो जाने पे या फिर उसका मिसयूज होने पे तो तुरंत इसकी जानकारी कार्ड होल्डर को देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ अलग नियम है कार्ड इशूअर के लिए, जैसे कि अगर कोई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसको किसी प्रकार का कन्वीनियंस फ़ी देना पड़ता है एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे, तो इसकी जानकारी कार्ड होल्डर को उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पहले ही देनी होगी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में। इसके अलावा कार्ड इशूअर कार्ड होल्डर की कोई भी जानकारी को रिवील नहीं कर सकता है बिना उनके सहमति के। अगर वो रिवील करता भी है तो कस्टमर को उन्हें बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए ऐसा किया जा रहा है, उनकी जानकारी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दी जा रही है और उसका क्या इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं जो शिकायतें रहती हैं, जो ग्रीवेंसेस रहती हैं कार्ड होल्डर्स की, तो उसका समाधान वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड इशूअर के द्वारा कहा गया है कि एक मैकेनिज्म सेट करने के लिए और इसकी वाइड पब्लिसिटी करने के लिए कार्ड इशूअर को यहाँ पे कहा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड बिल्स वो इशू करते हैं उस बिल्स में एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर का नाम होना चाहिए, डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, ताकि कार्ड होल्डर को किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उनसे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी उनको बता सकता है। कार्ड इशूअर को ये भी कहा गया है कि कॉल सेंटर स्टाफ को वो अच्छे से ट्रेन करे हैंडल करने के लिए जो कंप्लेन होते हैं ये सब। इन सब के अलावा उन्हें एक ऐसा सिस्टम भी रखने के लिए कहा गया है जिसमें कंप्लेन को फॉलो अप किया जा सके, यानी कि एक कार्ड होल्डर को अगर उनके कुछ कंप्लेन है तो पहले वो कॉल सेंटर में कॉल करके कंप्लेन करें, उसके बदले उन्हें एक कंप्लेन नंबर मिले या फिर डॉकेट नंबर मिले जिससे वो अपने कंप्लेन को फॉलो कर सके कि कहाँ तक रिजॉल्व हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई कार्ड होल्डर है जिनको ऐसा लगता है कि उनका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुआ है, उनका टाइम लॉस हुआ है, एक्सपेंसेस, उनको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनको हरेसमेंट फील हो रहा है, तो इस केस में पूरी तरह से जिम्मेदारी कार्ड इशूअर की होगी और यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो 1 महीने के अंदर आरबीआई के से कंप्लेन भी कर सकता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो बताई गई थी आरबीआई के नए गाइडलाइंस में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के लिए। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।